हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम अगेन स्पिन एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज के इस सेशन में हम लोग लेके आए हैं के लिए सॉल्यूशन चैप्टर। कोशिश करेंगे वन शॉट वीडियो है तो इसमें जितना हो सकता है उतना सॉल्यूशन चैप्टर कवर करेंगे पूरा का पूरा। और हम वैसे बेसिकली सॉल्यूशन चैप्टर को अलग अलग वीडियोस में मतलब दो या तीन वीडियोस में कवर करेंगे ताकि बच्चों को इजीली समझ जाए और दो या तीन वीडियोस में हम उसे पूरा कवर कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो में। देखिए, स्टार्टिंग से हम स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। और कुछ बेसिक चीजें होंगी जो आपको ऑलरेडी पता है क्योंकि हम जो ये वीडियो बना रहे हैं ये वन शॉट वीडियो है और ये आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी इंपॉर्टेंट बातें होंगी सिर्फ उसी पे हम बात करेंगे, है ना। तो देखो जरा, हम स्टार्ट कर रहे हैं। सॉल्यूशन चैप्टर में हमने सबसे पहले अगर हम बात करें तो सॉल्यूशन क्या है उसके लिए तो यहाँ कुछ कंटेंट हमने दिए हुए हैं और आप इनके लिए जानते भी होंगे। यह हुआ है सॉल्यूशन की डेफिनेशन। तो डेफिनेशन नॉर्मली आप जानते ही हो, सॉल्यूशन का क्या डेफिनेशन होगी। टू थिंग्स मिक्स कर देंगे, टू सब्सटेंस मिक्स कर देंगे तो वो एक आपके पास मिक्सचर बन जाएगा। डिपेंड करता है कि जो मिक्सचर है वो होमोजीनियस होना चाहिए। तो आपके पास जब सॉल्यूशन कहीं लगता है, सॉल्यूशन टर्मिनोलॉजी जब यूज होती है, यहाँ पर जो सॉल्यूशन मिक्सचर है कैसा है, होमोजीनियस है। कैसा है, होमोजीनियस है। तो आपके पास ये एक होमोजीनियस है ना, होमोजीनियस मिक्सचर होगा। तो आपके पास ये कैसा है, होमोजीनियस है। चलिए नेक्स्ट पे हम बात कर लेंगे, टाइप ऑफ सॉल्यूशंस की बात करेंगे। टाइप ऑफ सॉल्यूशन कौन कौन सा है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है अपने लिए वो कौन है, मोल कंसेप्ट है। क्या है, मोल कंसेप्ट है ना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मोल कंसेप्ट है। और उसके अलावा अपने पास जो है, यहाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें अपने पास सोल्यूबिलिटी के फैक्टर्स होंगे। तो कौन कौन सी चीजें हैं जो सॉल्यूशन को इफेक्ट करती है, लेकिन डिपेंड करता है सॉल्यूशन किस नेचर का है, किस टाइप का है। आपके पास सॉलिड कंडीशंस का है, आपके पास लिक्विड कंडीशंस का है, आपके पास गैस कंडीशन का है, किस कंडीशन का है उस पे डिपेंड करता है ना। तो सॉल्यूट जो मिक्स करोगे उस पे भी डिपेंड करेगा कि सॉल्यूट आपका कौन सा है, उस पे भी डिपेंड करेगा। चलिए बात कर लेते हैं दूसरा आगे अपन। यहाँ पर देखो ये तीन चीजें लिखी हुई है ना, इनको समझना जरूरी है तीनों को। यहाँ लिखा हुआ है कि हम सीधी सीधी बात कर रहे हैं कि हमें सॉल्युबिलिटी देखनी है। तो सॉल्युबिलिटी देखनी है तो किसकी सॉल्युबिलिटी, पहला तो देखो एक सॉल्वेंट अपन ले लेते हैं और फ्री फॉकट का जो सॉल्वेंट है वाटर उसको ले लेते हैं। अगर वाटर है तो उस वाटर में हम क्या करेंगे, उस वाटर में हम अलग अलग जो सॉल्यूट है उसको ऐड करेंगे। और सॉल्यूट अलग अलग कौन कौन से हो सकते हैं हम जानते हैं। जो मैटर है उसकी तीन कंडीशंस होती है, सॉलिड है, लिक्विड और गैस है। तो हम क्या करेंगे, उस लिक्विड के अंदर, उस वाटर के अंदर एक बार सॉलिड को डाल के डिसोल्व करेंगे। सॉलिड की नेचर कैसी है, ओलेटाइल नेचर है कि नॉन ओलेटाइल नेचर है, इसको चेक करेंगे। उसके अलावा हम जो लिक्विड डाल रहे हैं उसको चेक करेंगे, उसकी भी नेचर कैसी है, ओलेटाइल नॉन ओलेटाइल है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है गैस। गैस को आप उसमें डिसोल्व कर रहे हो तो उसकी सोल्युबिलिटी भी आपको चेक करनी है। अब इसी बेसिस पे अपने पास जो दो रूल जनरेट होते हैं। अगर आप क्या कर रहे हो कि आपने चेक किया किसको, अगर आप सॉलिड, किसी सॉलिड, किसी सॉलिड और लिक्विड की सॉल्युबिलिटी इसमें देखना चाहते हो, लिक्विड के अंदर देखना चाहते हो, सॉलिड की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में और लिक्विड की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में। तो ये दोनों ही स्टेट के बारे में अगर कोई जानकारी देगा तो वो किसके थ्रू आएगी, राउल्ट लॉ के थ्रू आएगी, है ना। और अगर आपका गैस है, गैस की सॉल्युबिलिटी चेक करना चाहते हो लिक्विड में, तो आपके पास जो रूल जनरेट होगा, जो लॉ जनरेट होगा वो कौन सा होगा, हेनरी लॉ। आगे बात समझ में। तो आपके पास ये चीजें हैं, तो अपन को यही से पता लग जाना चाहिए कि भैया गैस की सॉल्युबिलिटी के लिए अगर कोई बात कर रहा होगा तो हेनरी लॉ, सिंपल सी बात है।
अगर किसी सॉलिड और लिक्विड की सॉल्युबिलिटी के लिए बात कर रहा होगा तो वो आपके लिए क्या होगा, राउल्ट लॉ होगा। क्या होगा, राउल्ट लॉ होगा। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, है ना। चलिए अपन बात करते हैं आगे। और लास्ट इंपॉर्टेंट सॉलिड चैप्टर का जो लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ध्यान रखना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में ध्यान रखना, यहाँ क्वेश्चन बना था पिछले ही ईयर्स के अंदर, लास्ट ईयर्स के अंदर क्वेश्चंस बने थे। प्रीवियस ईयर में देखोगे आप तो कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि आया हुआ क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है वो भी मैं बता देता हूँ आपको। देखो, यहाँ पर जो है ये कह रहा है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन कौन सी, पहले तो ये समझ लो ताकि आप सेपरेट कर पाओ। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन कौन सी। नंबर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लॉवरिंग वेपर प्रेशर, है ना। तो रिलेटिव लॉवरिंग वेपर प्रेशर एक तो ये आपके पास है। दूसरा क्या है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज, है ना। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। दूसरा क्या है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, टेम्परेचर का डाउन ऑफ, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ये आपके पास है। और आपके पास है ऑस्मोसिस। क्या है, ऑस्मोसिस। क्या है, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस से भी एक क्वेश्चन बनता है। सिर्फ नॉर्मली नॉर्मल क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ऐसे तो न्यूमेरिकल्स और टाइप की चीजें तो बनेगी, लेकिन इसकी सेमी परमिएबल से रिलेटेड भी हमारे पास एक क्वेश्चन फॉर्म होता है, देखेंगे उसको। और वांट ऑफ फैक्टर्स, क्या है, वांट ऑफ फैक्टर। हमारे पास जो आपके पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, ये है। क्वेश्चन क्या बना था, क्वेश्चन उसने कहां से पूछा था मैं बता देता हूँ। एक क्वेश्चन उसने बनाया था ऑप्शन की फॉर्म में, कहां से, मोल फैक्टर से। किससे बनाया था, सॉरी मोल कंसेप्ट से बनाया, मोल कंसेप्ट से। और सीधा सीधा क्वेश्चन में क्या पूछा था, विच वन हैव कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इसमें से कौन है जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है ना। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पूछी थी उसमें। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में यहां पे मेंशन किया हुआ था मोलेरिटी, मोलेलिटी, नॉर्मेलिटी, और साथ में इनमें से एक मेंशन की हुई थी, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट मेंशन किया हुआ था। तो आपके पास उसने जब ये सब चीजें दी और पूछा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन सी है इसमें से, या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन सी शो करती है, तो आपके पास कौन होगा, इनमें से कोई नेम मिलेगा तो आपके पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होगी। लेकिन अगर मोल कंसेप्ट में आपने मोलेलिटी, मोलेरिटी और नॉर्मलिटी पढ़ी है, उसमें अगर दिया हुआ होगा तो ये आपके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है, ये ध्यान रख लेना, ठीक है ना। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, पहला क्वेश्चन तो यही क्लियर हो गया आपका। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो नेक्स्ट पे क्या है अपना, चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है उसको समझ लेते हैं एक बार, हाँ। नेक्स्ट क्या बोल रहा है उसको भी देख लो। देखो भाई, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें सीधी सीधी बात है, सबसे पहले हम मिक्सर्स की बात कर रहे थे कि मिक्सर्स क्या है। तो हम कह रहे हैं मिक्सर्स क्या है, जो भी कोई टू थिंग आपने मिलाई है ना, या टू सब्सटेंस आपने मिलाया है, टू सब्सटेंस मिक्स टू ईच अदर इज कॉल्ड द मिक्सचर। दो चीजें मिला दो आपस में उठा के, मिक्सचर हो जाएगा। ये लो, मैंने उठा के जो है दो चीजें हैं इनको आपस में मिक्स करते हैं, मिक्सचर हो गया। एक साथ रखिए, मिक्स हो गया, है ना। पानी दो, टू अलग अलग लिक्विड ले लो, उनको मिक्स कर दो तो मिक्सचर हो गया, बात खत्म। लेकिन मिक्स करने के बाद उनकी किस तरह की नेचर्स होगी, किस तरह के वो दिख रहे हैं, इस पे बेस्ड होंगे। तो हम उसको देखेंगे। हमारे पास क्या होंगे, एक होगा होमोजीनियस, एक होगा हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस क्या होता है, हेट्रोजीनियस क्या होता है, उसको देखो। होमोजीनियस का सीधा सीधा मतलब क्या है आपके पास, कि आफ्टर द मिक्सिंग दे आर प्रेजेंट इन अ सेम फेज। इसमें प्रेजेंट होने चाहिए, सेम फेजेस में प्रेजेंट होने चाहिए, तब वो क्या होंगे, सेम फेज में प्रेजेंट होना चाहिए। किस में प्रेजेंट होना चाहिए, सेम फेजेज में प्रेजेंट होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा, होमोजीनियस कहलाएगा, ठीक है ना।
उसे ही हम क्या बोलेंगे, होमोजीनियस। जैसे एग्जांपल में हम बात करें तो आपके पास शुगर वाटर का और सोल्ट वाटर का सॉल्यूशन है। फिर हिट्रोजीनियस में दे आर नॉट प्रेजेंट इन अ सेम फेज आफ्टर द मिक्सिंग। आफ्टर मिक्सिंग वो क्या नहीं है, सेम फेज में प्रेजेंट नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में प्रेजेंट है। किसमें प्रेजेंट है, डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या कहेंगे, हेट्रोजीनियस बोलेंगे, है ना। और इसके लिए ऑयल और वाटर का जो मिक्सचर है उसकी हम बात कर दें, है ना। ये सारी जो है प्रॉपर्टीज किसकी है, हेट्रोजीनियस की। चलिए अब बात करते हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशन पे। किस पे बात करते हैं, टाइप ऑफ सॉल्यूशन पे बात करते हैं कि टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्या है। देखो, टाइप ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो अमाउंट के बेसिस पर या मोल्स के बेसिस पर यूनिट वॉल्यूम उसके मोल्स किस तरह के हैं उसके बेसिस पे अगर बात करें तो आपके पास कितने टाइप के सॉल्यूशन होंगे। सॉल्यूशन का टाइप क्या होगा, मोल। देखो, पर यूनिट वॉल्यूम में अगर आपके पास पर यूनिट एक यूनिट वॉल्यूम है उसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स की संख्या कितनी है, उसके बेसिस पे देखेंगे तो अमाउंट ही हो गया। मोल से तो आपके पास क्या हो गया, अमाउंट हो गया। एक तरफ अमाउंट से ही क्या निकलता है, मोल निकलता है। तो ये कह रहा है एक डाइल्यूशन है, एक कंसंट्रेटेड है। डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, पर यूनिट वॉल्यूम में, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो, कम हो, है ना। वेरी लेस है, वेरी लेस, वेरी लेस। क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज वेरी लेस इन अ सॉल्यूशन। तो ऐसे बोल लो, या पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम क्या बोलोगे, पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट द वेरी लेस। तो आप क्या होगा, अगर वो बहुत कम में प्रेजेंट है तो हम उसे क्या बोलेंगे, डाइल्यूशन बोलेंगे। कंसंट्रेटेड क्या बोलेंगे, पर यूनिट वॉल्यूम में, नंबर ऑफ किसके सॉल्वेंट के पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ज्यादा है तो सॉल्यूशन या सॉल्वेंट जिसकी बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन में आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम में क्या हो, लार्ज हो, ज्यादा हो, उनको हम क्या कहेंगे, तो हम क्या कहेंगे, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। आई होप कि आपको कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और डाइल्यूट सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं और नेक्स्ट पे अपने पास जो टाइप ऑफ सॉल्यूशंस है उनकी हम बात कर लेते हैं। चलिए देखो, देखिए जरा क्या आपके पास है। देखो आपके पास जो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये है सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर। किसके बेसिस पर है, सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर, कि वो कितना डिसोल्व हो रहा है कितना नहीं हो रहा है इसके बेसिस पर। ये जो है ये आपका है किसके बेसिस पर, सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे, सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर, है ना। सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर ये टेंडेंसी है। अब चलते हैं किस पे, सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे। तो आपके पास क्या है, सेचुरेटेड सॉल्यूशन है, दूसरा क्या है, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन है, और तीसरा क्या है, सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन है। तो सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर हमारे पास तीन टाइप के हो गए, सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड, सुपर सेचुरेटेड। सेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, सेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, सैचुरेटेड समझो तो अनसैचुरेटेड ऑटोमेटिकली आ जाएगा, है ना, उसका उल्टा ही हो जाएगा। तो ये क्या कह रहा है, वी कांट ऐड मोर अमाउंट ऑफ द सोल्यूट इन अ सॉल्यूशन एट सेम टेम्परेचर। उसी टेम्परेचर पर हम क्या नहीं कर सकते, उसी टेम्परेचर पर हम और अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो है, और अमाउंट ऑफ मोर अमाउंट ऑफ, और ज्यादा सोल्यूट हम क्या नहीं कर सकते, ऐड नहीं कर सकते। सो मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन अ सॉल्यूशन एट सेम टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर पर और प्रेशर पर, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये चीज बोलना जरूरी है। क्या है, सेम टेम्परेचर, पहले जो थी टेम्परेचर और प्रेशर वो डिसोल्व करते वक्त भी वही रहना चाहिए। तब अगर डिसोल्व नहीं हो रहा है
और अमाउंट बच गया है वो सॉल्युबल नहीं हो रहा है तो उसे कहेंगे अब सेचुरेशन आ गया है। मान लीजिए आपने एक बेकर में डिजोल्व किया और आप कई टाइम से उससे डिजोल्व कर रहे हो, डिजोल्व कर रहे हो, डिजोल्व कर रहे हो, है ना, लेकिन वो डिजोल्व हो नहीं रहा है, इसका मतलब वो सेचुरेटेड हो गया। आप या तो उसमें वॉल्यूम बढ़ाओ या टेम्परेचर बढ़ाओ, तब जाके वो क्या होगा, सोल्यूबल होगा और उसकी सोल्यूबिलिटी बढ़ जाएगी, है ना। पर हम तो सेम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, हम ना तो सॉल्वेंट इंक्रीज करें ना टेम्परेचर इंक्रीज करें। जिस टेम्परेचर पे पहले स्टार्टिंग में आपने जो सोल्यूट डाला था, जो डिजोल्व हो चुका था, उसी टेम्परेचर और प्रेशर पर आपको और अगर हम ऐड करना चाह रहे हैं और वो ऐड नहीं हो रहा है, वो क्रिस्टल्स फॉर्म में आपको वापस सॉल्यूशन के अंदर ही नजर आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, सेचुरेटेड हो जाएगा। अनसेचुरेटेड क्या है, अनसेचुरेटेड का जस्ट उल्टा, कि आपने ऐड किया और ऐड किया तो डिजोल्व हो गया और ऐड किया तो डिजोल्व हो गया। जब तक वो डिजोल्व होता जा रहा है वो क्या है, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन है, सीधी बात है। हम ऐड कर पाए उसमें, है ना, हम क्या कर पाए, ऐड कर पाए मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, क्या कर पाए, ऐड कर पाए उसमें, तो सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर, तब तक वो क्या है, अनसेचुरेटेड। तो अनसेचुरेटेड के बाद ही सेचुरेशन आएगा उसका, है ना, स्टार्टिंग में अनसेचुरेशन ही होता है। चलिए सुपर सेचुरेशन क्या है, हमने एक सर्टेन टेम्परेचर बढ़ाया उसका, मान लीजिए कि जैसे आपका सॉल्यूशन आ गया, अनसेचुरेशन आ गया, ठीक है, आपने अनसेचुरेशन था, उसमें डिजोल्व किया डिजोल्व किया डिजोल्व किया, सेचुरेशन आ गया। अब क्या आ गया, सेचुरेशन आ चुका है। सेचुरेशन आने के बाद आपने एक टेम्परेचर इंक्रीज किया, सेचुरेशन आने के बाद जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, सॉल्युबिलिटी बढ़ने लगती है। क्या होती है, सॉल्युबिलिटी बढ़ने लगती है। सॉल्युबिलिटी जैसे ही बढ़ी, सॉल्युबिलिटी जैसे ही बढ़ी, तो आपने एक सर्टेन टेम्परेचर तक उसे टेम्परेचर दिया, एक लिमिट टेम्परेचर तक टेम्परेचर दिया। यस, जितना आप टेम्परेचर उसे देना चाहते थे उतना दिया। यस, अब सेचुरेशन कंडीशन से जैसे ही आपने टेम्परेचर दिया, सेचुरेशन कंडीशन ब्रेक डाउन हो जाएगी और सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी क्योंकि टेम्परेचर से इफेक्ट होती है सॉल्युबिलिटी। जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया, सॉल्युबिलिटी बढ़ने लगेगी, बढ़ने लगेगी तो हम मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और उसमें क्या कर पाएंगे, ऐड कर पाएंगे। जैसे आपने देखा होगा ना भाई, शुगर सिरप, जलेबी तो खाई होगी, जलेबी खाई होगी तो शुगर सिरप जो है वो आपने देखी होगी, बाहर रखी हुई है, अगर अगर आपने टेम्परेचर से हटा के बाहर रख दी थोड़ी देर के लिए, या मतलब आपने मान लीजिए कि अपने आपने जो है 8-9 आवर्स बाहर रखी हुई है, ठंडी कर दी आपने, रख दी, तो शुगर के जो क्रिस्टल्स है, शुगर जो है वो वापस किस में आ जाती है, उसके सॉलिड फॉर्म में आने लगती, क्रिस्टल्स में आने लगती, क्योंकि वो सॉल्यूशन सैचुरेटेड कंडीशंस में है। लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे ही उसे टेम्परेचर में रखते हैं वो वापस क्या हो जाता है, सोल्यूबल होने लग जाता है। तो मतलब ये है कि आपने टेम्परेचर बढ़ने पर सोल्यूबिलिटी बढ़ती है, सोल्यूबिलिटी बढ़ती है। तो आपने सेचुरेशन कंडीशन, अब एक सर्टेन टेम्परेचर, एक लिमिट टेम्परेचर तक आपने टेम्परेचर देके अनसेचुरेटेड कंडीशन, सेचुरेटेड कंडीशन को ब्रेक डाउन कर दिया, इसको सेचुरेटेड कंडीशन को ब्रेक डाउन कर दिया। ओके, अब इस टेम्परेचर के बाद आपने ऐड किया ऐड किया ऐड किया ऐड किया, ऐड होता रहा, डिजोल्व होता रहा, ऐड, वापस फिर से एक कंडीशन ऐसी आई कि वो अब डिजोल्व नहीं हो रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ाने के बाद फिर से अगर डिजोल्व नहीं होता है, क्रिस्टलाइजेशन कंडीशन ले आता है, तो हम उसे कहेंगे अब भैया ये सुपर सैचुरेटेड हो जाता है, ठीक है ना, वो कंडीशन है। तो एक सर्टेन टेम्परेचर देने के बाद भी अगर वो डिजोल्व नहीं होता है, एक सर्टेन टेम्परेचर देने के बाद भी हम उसमें और ऐड नहीं कर पाते हैं, वो क्या हो जाएगा, सुपर सैचुरेटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सुपर सैचुरेटेड हो जाएगा। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी, सही है ना। चलिए आगे चलते हैं, आपके पास क्या है अगला, नेक्स्ट। आइए जरा समझते हैं कि आपके पास सॉल्यूशन का टाइप्स और किसके बेसिस पर है, स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बेसिस पर, स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बेस पर, या फिर जो है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के फेजेस पर, क्या है, फेजेस पर। आपको ये नेम कहीं मिल सकता है क्या, आपके पास डिस्पर्जन फेज या डिस्पर्जन मीडियम भी आपको मिल सकता है। तो डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम की बात करें तो मीडियम तो क्या है, सॉल्वेंट है, और डिस्पर्जन फेज क्या है, आपके पास सॉल्यूट। ठीक है जी, अब चलते हैं आगे।
अगर आपका सोल्यूट और सोलवेंट का स्टेट क्या रहे उसके हिसाब से देखो, ये चीजें आप पढ़ लेना, ये बहुत सारी सिंपल है, आपने कहीं पढ़ी होगी शॉर्ट क्लास में, इन चीजों को देखने का कोई खास नहीं है। जैसे कि आपके पास जो है सॉलिड सॉलिड है, दो सॉलिड को मिलाओगे तो एलॉय बनेगी, है ना। लिक्विड लिक्विड को आप डाल रहे हो सॉलिड में तो सॉलिड ज्यादा है, सॉलिड क्या है ज्यादा है, लिक्विड क्या है कम है। तो ऐसे में हनी वगैरह शुगर सिरप ये सब जो है ना, वो इस कंडीशन का एग्जांपल। फिर आपने गैस डाल दिया इसमें तो प्यूबिक स्टोन वगैरह ये सारी जो है वो इसी के एग्जांपल्स है। फिर आपने डाल दिया सॉलिड को लिक्विड में डाल दिया, अब लिक्विड आपका ज्यादा हो गया, लिक्विड क्या हो गया ज्यादा हो गया, तो आपने लिक्विड ज्यादा हो गया तो सॉलिड इसमें तो लिक्विड ज्यादा होना चाहिए, जैसे कि आपने सॉलिड में सॉल्ट डाला या शुगर डाला वाटर में, तो ये हो गया। फिर आपके पास जो है क्या बन गया, लिक्विड और लिक्विड का मिक्सचर हो गया, तो दो लिक्विड के मिक्सचर तो जिंदगी भर चलता ही है लोगों का। क्या है, ये थोड़ा सा डाला, ये थोड़ा, नहीं नहीं ये ज्यादा डाला, ये थोड़ा डाला, हाँ? या फिर ये ज्यादा डाला या थोड़ा डाला, ये क्या हो गया आपके पास लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन हो गया। तो देखो भाई सॉल्यूशन का कमाल तो बहुत है ही, है ना। गैस और लिक्विड लिक्विड, गैस और लिक्विड है तो ये आपके पास आप जानते हो वाटर के अंदर क्या होती है, गैस होती है O2 होती है ना, वाटर के अंदर होती है। या फिर जो है आप बात करो कोक वगैरह की, है ना, जो आपके जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक आती है उनके अंदर क्या होता है CO2 फिल होती है, तो वो क्या है आपके पास गैस, और गैस के साथ क्या है सॉल्वेंट लिक्विड में है तो वो सॉल्युबिलिटी वो भी बस इसी में होगी। फिर आपके पास क्या है सॉलिड और गैस, अब आपके पास गैस जो है वो मेन सॉल्वेंट हो गया, गैस मेन सॉल्वेंट हो गया, तो आपके पास सॉलिड हो गया और फिर क्या है सॉलिड को गैस में डिजोल्व कर दो। तो जैसे आपने यहाँ पर कैंपर इन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गैस के अंदर जो है आप कैंपर कपूर की जो गोलियां हैं वो डाल सकते हो ना, तो वो कंडीशन है। फिर आपके पास क्या है लिक्विड गैस है, लिक्विड गैस क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड, है ना, मिक्स कर दो किसके साथ विद द नाइट्रोजन, उसके साथ मिक्स कर दो तो नाइट्रोजन गैस में कपूर क्लोरोफॉर्म है उसको मिक्स कर दो आप, लिक्विड में क्लोरोफॉर्म जो मिलता है उसको है। और इसके अलावा और भी है आपके पास, गैस ज्यादा है तो जैसे लिक्विड है ना, तो कई ऐसे देखे होंगे आपने स्प्रे वगैरह देखे हैं, वो भी इसके एग्जांपल्स है। फिर गैस गैस क्या है तो मिक्सचर से, जैसे आपने एक चीज और देखी होगी सॉलिड जो है और गैस ज्यादा है, सॉलिड और गैस, सॉलिड और गैस का जो है स्मोक, एक वो भी एग्जांपल है स्मोक ना, ये चीजें। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, तो आपके पास अब आया भैया मेन चीज, अब है अपनी मेन का, ध्यान से सुन, पहले वाले तक जो मेन चीज तो हमने देख ले वो कोई खास नहीं है। अब हमारी मेन कहानी, मेन कहानी क्या है, मेन कहानी, मेन कहानी है मोल कंसेप्ट। और मोल कंसेप्ट में पहला ही टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, कौन है पहला टॉपिक कौन है, मास परसेंटेज। क्या है मास परसेंटेज। और अगर हम इसमें देखेंगे मास परसेंटेज में तो हमारे सबसे बड़ा काम का जो मास परसेंटेज है वो दो मास परसेंटेज की कहानी है, उसको समझना जरूरी है। कौन सा है, पहला ही बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, फर्स्ट वाला ही बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, और फिर इन दोनों में जो डिफरेंस देख लोगे वो अपना काम बन जाए, वो अपना काम जाएगा, ठीक है ना, इससे ज्यादा बड़ी बात। चलिए यहाँ पर क्या है, वेट बाय वेट या मास बाय मास परसेंटेज है। तो जब वेट बाय वेट, दोनों में डिफरेंस समझा देता हूँ, जब आपके पास भैया वेट बाय वेट, एक है आपके पास वेट बाय वेट, आपने दी सीधा पढ़ा होगा, वेट बाय वेट से रिलेटेड जो कंसंट्रेशन टर्म पढ़ोगे वो कौन सी होगी, वो होगी आपके पास मोलेरिटी, ठीक है। और आप पढ़ोगे दूसरा कौन सा है, वेट बाय वॉल्यूम, और इससे रिलेटेड जो एंटिटी होगी, इससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टी होगी, कंसेप्ट होगा, वो होगा मोलेरिटी, मोलेरिटी कैपिटल एम, है ना। ये आपके पास रिलेशन हो गए। अब इसमें क्या है भाई, तो सीधी बात है, ये क्या है वेट, इसका सॉल्यूट का, ये क्या है वेट का सॉल्वेंट का, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का
वेट अगर आप रखोगे या सॉल्वेंट में दूसरा सॉल्यूट का वेट डालोगे तो उसके टोटल अमाउंट में इंक्रीज होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल हो। मान लो मान लो हम ऐसा बोलते हैं कि आप जो है एक ले लो, शुगर ले लो, शुगर ले लो, थोड़ा सा नमक डाल। तो आपने शुगर लिया भैया 200 ग्राम। तो आपने शुगर क्या किया, 200 ग्राम शुगर ले लिया, है ना? 200 ग्राम यहाँ पर है जो है 200 ग्राम शुगर हो गया, 200 ग्राम शुगर हो गया, 200 ग्राम शुगर हो गया। और आपने उसमें 50 ग्राम सॉल्ट डाल दिया, डाल दिया, सॉल्ट डाल दिया, सॉल्ट डाल दिया तो ये कितना हो जाएगा टोटल? भी हो जाएगा, हो जाएगा, भी हो जाएगा, हाँ, 250 हो जाएगा बस, है ना? हो जाएगा। ए, यहाँ पर आपने क्या किया, आपने वॉल्यूम जो लिया है, वॉल्यूम जो लिया है उस वॉल्यूम में ये ले लिया आपने 200 ml, क्या ले लिया? 200 ml। ये क्या लिया था, या आपने जो लिया था वो ग्राम में लिया था, क्या था, ग्राम में, 200 ग्राम। यहाँ पर जो लिया है वो भी किसमें लिया है, ग्राम, ठीक है ना? तो ये आपके पास ग्राम ग्राम और ये आ गया टोटल। अब आपने यहाँ लिया ml, वॉल्यूम लिया है, और उसमें आपने ऐड कर दिया शुगर या सॉल्वेंट, साल्ट कर दो या शुगर कर दो, जो 50 ग्राम, 50 ग्राम इसमें ऐड कर दिया और डिजोल्व कर दिया। डिजोल्व करने के बाद अब मेरे को बताओ, अगर आप 50 ग्राम भी डिजोल्व करते हो इसके अंदर, तो इसका जो वॉल्यूम है वो कितना इंक्रीज हुआ, कितना का इंक्रीज हुआ? 200 ml से बढ़ के कितना हो गया, 250 ml हो जाएगा क्या? हो जाता है क्या ऐसा? आप प्रैक्टिकल करके देखो, क्या ऐसा हो जाएगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो इसके सॉल्वेंट के वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ा? कोई खास फर्क नहीं पड़ा। तो आपने स्टार्टिंग में मान लीजिए, आपने स्टार्टिंग में ये कितना परसेंट लिया था, 80% लिया, कितना लिया, 80% लिया। उसमें आपने ये डाल दिया, अगर 20% ये डाल दिया तो टोटल कितना हो जाएगा, 100%। या फिर आप ये कहो कि इसको 100% लिया तो टोटल 20 डाल दोगे तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। और यहाँ अगर आपने 100% लिया था सॉल्वेंट, तो अब आपने 50 ग्राम ऐड कर भी दिया, तो ये कोई बढ़ के 100 से बढ़ के आगे बढ़ जाएगा क्या? नहीं, ये अब भी यहाँ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का जो परसेंटेज है वॉल्यूम का, वो अभी भी सेम रहेगा। ये सॉल्वेंट का वॉल्यूम था, ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, सेम है, सेम, कोई चेंज नहीं आया खास। लेकिन वहां पर देखो, सॉल्वेंट आपने लिया था 200 और सॉल्यूशन हो गया 250, यहाँ चेंज आया, आया कि नहीं आया? आया। तो अब समझो मैं क्या कहना चाहता हूँ, इसमें ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको इस कंसेप्ट के अंदर कहा गया है 10%, क्या कहा गया है, 10%, और अगर आपको इस कंसेप्ट के अंदर कहा गया है 10% सॉल्वेंट है, सोल्यूट है, सॉरी, 10% क्या है, सोल्यूट है। यहाँ भी 10% सोल्यूट है, यहाँ भी 10% सोल्यूट है। तो इस 10% का मतलब ये है, 10 और ये परसेंट का मतलब 100 होता है। परसेंट का मतलब क्या होता है, 100। देखो भाई ये दिख रहा है, 100 दिखना चाहिए, ये 100 क्या था, 100 ये होता है। एक डंडा ये यहाँ ही डाल दिया, दोनों चीज इधर उधर डाल दी, परसेंटेज हो गया, है ना? तो परसेंटेज हो गया, तो इसका क्या मतलब है वो मैं बताता हूँ। इसका मतलब ये निकलता है कि 10 ग्राम, 10 ग्राम तो कौन है, सोल्यूट है, और 100 में से 10 सोल्यूट है, तो 90 ग्राम क्या रहेगा, सोलवेंट रहेगा। क्या है, सोलवेंट रहेगा, सोलवेंट रहेगा। ये क्या है, सोल्यूट रहेगा, सोल्यूट रहेगा, है ना? तो ये सोल्यूट रहेगा। लेकिन लेकिन अगर बात करो इसकी, किसकी की बात करो,
का जो मतलब निकलेगा वो क्या होगा वो समझ लो। यहाँ पर होगा 10 ग्राम, 10 ग्राम कौन है, 10 ग्राम सोल्यूट है, 10 ग्राम कौन है, सोल्यूट है। और यहाँ कौन है, सॉल्वेंट कितना होगा, क्योंकि ये वॉल्यूम है तो सॉल्वेंट 100 ml, 100 ही होगा। ऊंचाई बात समझ, यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं। तो देखो भैया, आप यहाँ जो वैल्यूज लोगे ना वॉल्यूम वालों में, तो यहाँ पर देखो वॉल्यूम आपको लेना है तो वॉल्यूम मिल जाएगा आपको। हाँ, डेंसिटी गिवन होगी तो निकालना पड़ेगा, ध्यान रखना। यहाँ पर जो होगा, यहाँ टोटल मास जो दिया गया है, तो है ना, टोटल मास दिया गया है यहाँ पर, वो ये कितना हो जाएगा टोटल मास, 250। ये आपको यूज करना है, ये आपको यूज करना है। आई होप कि ये बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ बात करो, आप बताओ, अगर इसके अंदर 20 ml, और अगर आपने 100 ml में डाला है, तो 20 वाला तो सोल्यूट हो गया और 100 वाला सोलवेंट। अगर 20 ml इसमें डाला, क्या हो जाएगा, ये इंक्रीज हो गया, क्या हो जाएगा, 120 ml। तो भैया जहाँ यूनिट सेम है वहाँ इंक्रीज हो रहा है, जहाँ यूनिट सेम है वहाँ इंक्रीज हो रहा है, जहाँ यूनिट डिफरेंट है वहाँ इंक्रीज नहीं है। आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो अब आते हैं, इसको अप्लाई करेंगे, देखेंगे, समझेंगे। तो पहले तो ये फॉर्मूला याद कर लो। मोलरिटी का फॉर्मूला आपको आता होगा, नॉर्मलिटी का फॉर्मूला भी आपको आता होगा। ये है मोलेरिटी, ये मोलेलिटी। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ना, ml में दिया तो आपके पास ये आप। मोल का फॉर्मूला क्या होता है, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्योंकि मैंने ये ml में लिया है, लीटर में होगा तो 1000 नहीं लगाएंगे, है ना। ऐसे इसका हो जाएगा मोल्स अपॉन मोल। हाँ देखो, इसने यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं तो क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर केजी है तो 1000 लगाने की जरूरत नहीं है, केजी है तो 1000 लगाने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ केजी लिया हुआ है, केजी लिया हुआ है, केजी लिया हुआ है तो 1000 नहीं लगाया। यहाँ देखो, यहाँ पर हमने क्या किया है, मोल को पुट कर दिया। मोल क्या होता है, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। और यहाँ सॉल्वेंट का जो वेट है वो ग्राम में लिया था। आई होप आप समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट पे बात करते हैं। नेक्स्ट पे क्या, जल्दी करते हैं। नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी में क्या है वो देखिए जरा आप, नॉर्मेलिटी के कंडीशन से देखो। नॉर्मेलिटी के अंदर, नॉर्मेलिटी के अंदर, नॉर्मेलिटी के अंदर आपके पास क्या है, यहाँ थोड़ा सा रिलेशन समझ लीजिए। आपको रिलेशन वैसे पता होगा, नॉर्मेलिटी में क्या कंडीशन है। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पर आपका वेट बाय मोलिकुलर वेट होगा, ठीक है ना। वेट बाय मोलिकुलर वेट है तो मोल हो गया। और अब आपको यहाँ पर मोलिकुलर वेट, जब यहाँ मोल्स लेते हो ना, यहाँ मोल लेते हो, तो मोल कौन सा वाला लेते हो, नॉर्मलिटी में लेते हैं इक्विवेलेंट वाला, है ना। तो इक्विवेलेंट मोल्स लेते हैं, यहाँ पर क्या लेते हैं, इक्विवेलेंट मोल्स लेते हैं। तो इक्विवेलेंट मोल्स अगर आप निकालोगे तो आपका क्या होगा, वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट मास क्या होता है वो निकालना है। तो इक्विवेलेंट मास के लिए क्या है, वेट में मोलिकुलर वेट में, किसमें, मोलिकुलर वेट में एन फैक्टर का डिवाइडेशन कर दो। इसका कर दो एन फैक्टर। सर मोलिकुलर वेट तो हम जानते हैं, जैसे हमसे अगर मान लीजिए NaOH का मोलिकुलर वेट निकाल बोला, निकाल लेंगे 40, ठीक है। लेकिन उसका एन फैक्टर कैसे निकालें, तो भैया एन फैक्टर निकालो उसको, या तो जैसे आपके पास मैंने कहा NaOH का निकालना है, यस, NaOH को ब्रेक डाउन करके देखो क्या मिलेगा, Na प्लस OH, सॉरी, ये मिलेगा। तो बताओ आपको एक मॉलिक्यूल से कितने आयन मिले, प्लस में कितने मिले, माइनस में कितने। तो आपको प्लस में सर एक मिला, माइनस में भी एक मिला, तो एन फैक्टर 1 हो गया, बात खत्म, है ना।
एन फैक्टर क्या हो गया, 1 हो गया। जैसे आपने एम जी Cl2 को ब्रेक डाउन करो, क्या मिलेगा आपको, Mg +2 प्लस Cl2 -1। तो आपको इसका चार्ज लेना है ना, क्या लेना है, चार्ज लेना है यहाँ पर। तो इसका चार्ज चार्ज कितना है, टोटल चार्ज कितना बन के आया, +1, माइनस में -1। यहाँ पर टोटल चार्ज कितना है, +2। यहाँ पर भी टोटल चार्ज कितना है, -2। अगर ये किसी को समझ में नहीं है, -2 क्या है कि एक Cl का -1 होता है, 2 Cl का कितना हो जाएगा, 2 Cl का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो टोटल चार्ज जो आएगा वो लेना है ना, टोटल जो चार्ज आएगा वो लेना है। तो आपके पास या तो प्लस में या माइनस में किसी में भी ले लो, ठीक है ना, प्लस या माइनस में किसी में भी ले लो। तो आपके पास ये हो जाएगा 2, इसका एन फैक्टर कितना हो गया, 2 हो गया। ऐसे किसी भी सॉल्ट का निकाल सकते हो, LCl3 का निकाल सकते हो, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पर देखो H एसिड का निकालना है, H3PO3 है, तो H3PO3 का निकालना है, तो एक फॉस्फोरस जो है वो ऑक्सीजन के साथ पहले तो क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड, है ना, प्रेफरेंस देता है भाई, ये पहले डबल बॉन्ड ही होगा। तो आप यहाँ पर चेक कीजिए कि आपको 3 ऑक्सीजन अरेंजमेंट करने हैं, OH, OH और एक आपका, अब देखो इसकी वैलेंसी भी पूरी होगी, फास्फोरस की कितनी वैलेंसी होगी, 5 वैलेंसी हो चुकी है पूरी, है ना, वैलेंसी पूरी करने की जरूरत थी। अब यहाँ से जब डोनेट करेगा तो कितने हाइड्रोजन डोनेट कर सकता है ये एक तो ये डोनेट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस, है ना, यहाँ पर जो चार्ज आएगा, यहाँ पर जो चार्ज बनेगा वो क्या है, स्टेबल है, इसके थ्रू टू रेजोनेंस। ऐसे ये वाला भी जो है दे दिया जाएगा, क्योंकि वो भी रेजोनेंस कर जाएगा, लेकिन ये हाइड्रोजन नहीं निकलेगा, ये हाइड्रोजन नहीं निकलेगा, वो स्टेबल नहीं होगा, ठीक है ना। तो जो फॉस्फोरस पे चार्ज आएगा वो स्टेबल नहीं हो पाएगा, इसीलिए कितना H दिए इसने, 2H दिए, इसका एन फैक्टर कितना है, 2। ऐसे इसकी बात करें तो ये कितना दे देगा, 3। कितना दे देगा, 3। तो आपके पास सल्फ फॉस्फोरस पे पहला OH है, H, H, H। तो आप आराम से देख सकते हो, यहाँ पर आपके पास 4 OH हो गए, यस, हाइड्रोजन हो गए, और ये तीनों ही 3 H दे देंगे, और क्योंकि तीनों का ही क्या हो जाएगा, रेजोनेंस कर जाएंगे इसके साथ, इसका एन फैक्टर निकालना आपको आ गया होगा। और एन फैक्टर अगर आ गया है, एन जो है वो क्या करेगा, इसका रिलेशन देख लो, एन एम इंटू एन फैक्टर, एन फैक्टर है ना, ये वैल्यूज जब पुट करोगे तो आपके पास यहाँ फैक्टर आ जाएगा, यहाँ कितना आपको आता है। अब चलते हैं मोल फ्रैक्शन, क्या है, मोल फ्रैक्शन। देखो भाई, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, सीधी सी बात है, मोल का फ्रैक्शन। अगर कोई चीज मेरे पास है, मान लीजिए कोई चीज मेरे पास है, ये चीज मेरे पास है, इसमें जिससे मिलकर बनी है ना, जिससे मिलकर बनी है, इसमें किसी एक का कितना फ्रैक्शन पार्टिसिपेट किया है, कितना उसका हिस्सा है। कोई काम अगर आपने मिलके किया है, मैथ्स में क्वेश्चन पढ़ा होगा कि एक दीवार 10 लोगों ने मिलकर बनाई, ठीक है, तो कुछ उसमें से 2 लोग 10 मिनट के बाद चले गए, 1 घंटे में बनाई, 10 मिनट के बाद चले गए, कुछ उसमें से 30 मिनट के बाद चले गए, 3 लोग 30 मिनट के बाद चले गए, कुछ ने जो है वो 50 मिनट के बाद चले गए। तो आपके पास पहले 2 लोग 10 मिनट के बाद चले गए, 3 लोग जो है, और 3 लोग जो है 30 मिनट के बाद चले गए। तो आपके पास जो है टोटल कितने हो गए, 5 आदमी चले गए। अब 5 उसमें जो है कंटिन्यू काम कर रहे हैं, तो ऐसे में वो कहेगा कि इसने कितना काम किया, इसने कितना किया, इसने कितना किया, इनका फ्रैक्शन कितना है इस दीवार के अंदर काम करने में। ऐसे ही अपने पास कोई मोल है, तो उसमें किसी का फ्रैक्शन कितना है, कोई मोल है, अगर उसमें 2 से ज्यादा एटम्स, 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल, 2 से ज्यादा, है ना, मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उनके फ्रैक्शंस कितने हैं उस टोटल मोल के अंदर। आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो कैसे निकालेंगे, उसका सीधा है कि उसने कितना काम किया, उसने कितना काम किया इस पे,
टोटल काम पे डिवाइड बाई टोटल, यानी कि एक के कितने मोल है इसमें, टोटल मोल में, तो एक के कितने मोल है डिवाइड बाई टोटल मोल, आ गया फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन परसेंटेज निकालना है, अगर फ्रैक्शन परसेंटेज निकालना है, मोल फ्रैक्शन परसेंटेज निकालना है तो इनटू कर देना 100 से, पीपीएम में निकालना है तो इनटू कर देना 10 से, ठीक है ना, आगे बात समझ में। तो आपके पास क्या है, ये है, तो आपको समझ आ गया। अगर बी का निकालना है तो बी के मोल अपॉन टोटल मोल, और दोनों ही 100 या 1 के इक्वल होगा। अगर 100 बोलोगे, मान लो आपने 100 बोला, बिल्कुल, किसी का अगर 10 है, दूसरे का 90 है हिस्सा, तो अगर आप 1 बोल रहे हो, आपको क्या बोलने पड़ेगा, इसका 1 है और इसका 9 है, पॉइंट 1 है, पॉइंट 9, इसका पॉइंट 1 है, इसका पॉइंट 9 है, अगर आप 1 बोल रहे हो, आपके पास यहाँ एक्स ए प्लस एक्स बी का जो हमेशा वैल्यूज क्या है, दोनों जुड़ के 1। आई होप समझ आ गई होगी, याद रखना इस बात को, क्योंकि राउल्ट लॉ में। ओके, यस, मोल फ्रैक्शन कैसा होता है, यूनिट लेस होता है, कैसा होता है, यूनिट लेस होता है। बाकी सबकी यूनिट्स आपने देख ही ली है ना, ना तो पता होगा ना, जैसे इसकी यूनिट क्या है, मोल इक्विवेलेंट मास है, इसकी यूनिट क्या है, मोलरिटी की यूनिट क्या है, मोलैलिटी की यूनिट क्या है, ये तो कॉमन चीज है। अब एग्जाम के टाइम पे भी अगर मामला गड़बड़ है फिर तो, हाँ, इन चीजों को तो पढ़ो, तो याद रखो। तो अब अपने पास जो है वो आ गया है क्वेश्चन, इस पे बात कर, आइए हम लगाते हैं, हमने जो पढ़ा है मास परसेंटेज, तो मास परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास है। क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ एस्प्रिन, है ना, एस्प्रिन के मास की बात कर रहा है, इन एसिटोनाइट्राइल व्हेन 6.5 ग्राम ऑफ एस्प्रिन, एस्प्रिन कितना दिया हुआ है, एस्प्रिन कितना दिया हुआ है, एस्प्रिन दिया हुआ है 6.5 ग्राम ऑफ एस्प्रिन is dissolved 450 ग्राम ऑफ एसीटोन। तो आपके पास सॉल्वेंट कौन है, आपके पास सोल्यूट और सॉल्वेंट की बात करें तो सोल्यूट कौन है, सोल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है, सॉल्वेंट कौन है, एक सॉल्यूशन का ही रोल होता है। इसमें आपके पास कौन है, एस्प्रिन है, दवा है, दवा ना, एस्प्रिन है, एस्प्रिन दवा है ना, एस्प्रिन है। यहाँ कौन है, एसिटोनाइट्राइल है, क्या है, एसिटोनाइट्राइल, याद रखना, नाइट्राइल साइनाइड का क्या होता है, सफिक्स, सफिक्स होता है, इसीलिए याद रखना, नाइट्राइल जब आए तो सी एन है, कहीं फॉर्मूला दे ना दे ध्यान रखना। तो आपके पास ये रहा। अब इन सबसे अपने को कोई लेना देना है ही नहीं, क्योंकि उसने मास परसेंटेज पूछा है, तो हम सीधा दिमाग में आना चाहिए, मास परसेंटेज का फॉर्मूला लगाओ। मास परसेंटेज क्या है, दोनों में मास मास में दिया है, मास अपॉन एस्पिरिन डिवाइड बाय टोटल, तो उसका परसेंटेज निकालना है ना, टोटल का टोटल तो लगाना ही पड़ेगा, टोटल में तो परसेंटेज होती है। आपके पास क्या है, इसका है एस्पिरिन का निकालना है, आपने दे दिया 6.5 डिवाइड बाई टोटल, टोटल कितना हो जाएगा, टोटल दोनों को जोड़ दो, 6.5 डिवाइड बाई ना 450, 6.5, 450 और 6.5 इंटू 100, कितना है 100, तो आपके पास कितना हो जाएगा 456.5, और इसे कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 1.4। आई बात समझ में। तो आपको दूसरा, अगर आपको दूसरा भी यहाँ पूछ लेता, एस्प्रिन का परसेंटेज कितना है, मास परसेंटेज इतना, और आपसे पूछ लेता एसिटोनाइट्राइल का परसेंटेज कितना है, भाई मेरे कुछ करने की जरूरत नहीं है आगे, क्या करना है, 0.4 टू जो भी आ रहा है इसको इससे माइनस कर देना, इससे तुम्हारा क्या आ जाएगा, जिससे तुम्हारा कैलकुलेट होके
वैल्यूज निकल जाएगी। 8 आ गया, 5 आ गया, पॉइंट पॉइंट। आपके पास इधर क्या बच जाएगा, यहाँ से गया 8, 90। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, गलत नहीं करना। चलिए, क्या आ गया, परसेंटेज माइनस करना है उसको, कुछ नहीं करना है। ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट, चलो। क्या कंडीशन है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आ, आपके पास है, हमने सॉल्यूशन लिया है और वो कंटेन करता है 25% वाटर है, 25% एथेनॉल है और 50% एसिटिक एसिड है। और आपको उसका क्या करना है, मोल पर, ओए होए, ओए होए, क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो पहले मास को मोल में लेके आओ। पहले क्या करना है, मास को मोल में लेके आओ। तो आपको दिया हुआ है, इसका परसेंटेज दिया है, इसका परसेंटेज दिया है, इसका परसेंटेज, और टोटल मिला के 100 है। तो सीधी सीधी बात है, परसेंटेज का मतलब क्या है, आपके पास 25 ग्राम ये रहा होगा, 25 ग्राम ये रहा होगा, और 50 ग्राम ये रहा होगा। ठीक है ना, तो ये आपके पास है तीनों। ठीक है भाई। अब आपको इनके वैल्यूज निकाल लो। मॉलिक्यूलर मास पता है आपको, वाटर का मास पता है, एथेनॉल का मास निकालो, और एसिटिक एसिड का मास निकालो। आता है ना फॉर्मूला, एथेनॉल का फॉर्मूला आता है कि नहीं, CH3CH2OH, OH एथेनॉल का हो गया। एसिटिक एसिड का CH3C डबल बॉन्ड OH। अब ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन का तो आपको पता होगा यार, निकाल लेना। ठीक है ना, तो आपके पास क्या क्या है, क्या 18 है, इसका 46 है, इसका 60। ठीक है भाई। तो आपने ये जो कैलकुलेशन निकालोगे तो इससे क्या होगा आपका, क्या आ गया, कैलकुलेट करोगे तो 1.3, 0.5, 0.8 मोल्स आ गए। अब निकालो फ्रैक्शन, किसका निकालना है, ए का निकालना है। ए का मोल कितना है, 1.5, ये रहा। टोटल मोल सभी को जोड़ दो, उससे उसका मोल फ्रैक्शन निकल गया। तो ये इससे किसका मोल फ्रैक्शन आ गया, ए का मोल फ्रैक्शन। यहाँ सिर्फ ए का मोल आया है, यहाँ ए का मोल फ्रैक्शन आया है, यहाँ सिर्फ बी का मोल आया है। और ऐसे ही हमें इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, बी के मोल डिवाइड बाय टोटल मोल। यहाँ पर सी का निकालना है, तो सी के मोल डिवाइड बाय टोटल। ये आप मोल है जो यस होता है। आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। बोलो सही है। चलिए, यस 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 यस। देखो जरा, अब आपके पास डेंसिटी इन्वॉल्व कर दे तो क्या करना है, डेंसिटी की बात कर ले तो क्या करना है, वो जरा देखते हैं। तो देखो आपके पास जो है, वो डेंसिटी की बातें कर रहा है, तो डेंसिटी ऑफ दी हुई है उसमें 10% बाय मास ऑफ KCl। KCl का 10% दिया हुआ है, किसका, KCl का 10% दिया हुआ है। इसका मतलब सोल्यूट कौन है यहाँ पर, KCl है। KCl सॉल्यूशन इज 1.606। अच्छा, KCl का सॉल्यूशन है, उसकी डेंसिटी दी हुई है। देखो भाई, कभी कभी अगर चीज ना पहचाने में आए तो यूनिट से भी पहचाना करो। डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। और मास का यूनिट होती है ग्राम, और वॉल्यूम की होती है लीटर या ml। ठीक है, तो देखो डेंसिटी खुद चिल्ला चिल्ला के बोल रही है, 1.06 ग्राम पर मोल, ml सॉरी, ग्राम पर ml, ग्राम पर ml। ठीक है, तो डेंसिटी समझ में आ गई। तो ये आपकी डेंसिटी दी हुई है। कैलकुलेट द मोलरिटी एंड मोलेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की मोलरिटी एंड मोलेलिटी कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले तो आपको इस बात को समझना है जो हमने समझा था, क्या कि 10% का क्या ही मतलब होता है। तो ये क्या है भाई, पहले बात तो डेंसिटी दी है, ml में दी है, इसमें दी है ml में। इसका मतलब सॉल्वेंट लिक्विड है, इसका मतलब सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड है।
भाई साहब सॉल्वेंट लिक्विड है, और अगर सॉल्वेंट नहीं दे रहा है, नाम नहीं दिया है, तो वाटर में कंसिडर कर लेना, ठीक है ना। उसमें आपने पानी में क्या मिला दिया, वन KCl मिला दिया, क्या मिला दिया, KCl। तो पहले तो इस बात को समझो कि जब आपका वेट बाय वॉल्यूम कंसीडर किया है ये, तो वेट बाय वॉल्यूम कंसीडर है, तो आपके पास सॉल्यूट जो है वो कितना ग्राम हो जाएगा, 10 ग्राम। और सॉल्वेंट का जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, 100 बोला था, ठीक है, 100 होगा। तो आपको वॉल्यूम मिल गया सॉल्वेंट का, सॉल्यूशन का। यहाँ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट का बराबर ही होता है भाई, है ना। तो ये आपको मिल चुका है, वेरी गुड। तो अब आप क्या करोगे, सर मुझे फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, इसका फॉर्मूला, मोलेलिटी का फॉर्मूला निकालना है, तो मुझे चाहिए मोल। यस, और मोल का फॉर्मूला होता है वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। सर मुझे सोल्यूट का वेट मिल गया, सर मैं सोल्यूट का मोलिकुलर मास भी निकालूंगा, क्यों, क्योंकि मुझे KCl दी, क्या दिया है, KCl, KCl दिया है, वेरी गुड। अगर हम बात करें आपके पास सोलवेंट के मास की, किसकी बात करें, सोलवेंट के वेट की बात करें, तो हमें पता है अगर ये चीज हमें किसके अंदर अप्लाई करनी है, मोलेलिटी के अंदर अप्लाई करनी है, तो इस बात को, किसको, इसको, इसको, इसको कैसे कंसीडर करना है, इसको कंसीडर करना है, हाँ ठीक है, 100 को रोक लो ना। अब देखो, यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर बात करते हैं। तो अब आपके पास क्या है, पहले हम निकालते हैं मोलेलिटी का, मोलेलिटी, मोलेलिटी का निकालते हैं। तो 10 ग्राम मिल गया आपको, यस, कौन है, सोल्यूट। और मोलेलिटी में कौन सा होता है, वेट बाय वेट होता है, वेट बाय वेट है, तो सोल्यूट का, सॉल्वेंट का वेट कितना आ जाएगा, 100 में से सोल्यूट माइनस कर दो सर, 90 आ जाएगा, है ना, 90 आ जाएगा। सीधी सीधी बात है, आप क्या कर दोगे, यहाँ पर इसका वेट भी निकाल लोगे, तो आपने पुट कर दो सीधा सीधा। KCl का जो है आपका मोलिकुलर वेट कितना आ जाएगा, 74.5 आ जाएगा, है ना। भैया निकाल लो इसको फटाफट, 10 यहाँ पुट किया, ये यहाँ 90 यहाँ पुट किया इसकी जगह, और 1000 ग्राम में है ना, ग्राम में तो 1000 ऊपर किया, इसको कैलकुलेट किया तो 1.49 आपका आंसर आ गया है। अब आपको ये चीज निकालनी है किसमें, मोलेरिटी में, और मोलेरिटी क्या थी आपके पास, वेट अपॉन वॉल्यूम है, वेट अपॉन वॉल्यूम है। तो ऐसा अपन कंसिडर करते थे, तो अपने क्या किया, 100 इसको मान लिया, यस। अब ये डेंसिटी में दी है ना, तो डेंसिटी में एक्चुअल एक्चुअल सॉल्यूशन का जो डेंसिटी जब दे देता है, तो एक्चुअल वॉल्यूम हमें पता नहीं होता, ठीक है। पर लेकिन हमें ये तो पता है ना कि टोटल मास कितना रहेगा, किसका, इसका, सॉल्यूशन का टोटल मास कितना रहेगा, तो पता है ना। तो आप क्या कर दोगे, डेंसिटी में वैल्यूज पुट करोगे, तो डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी तो उसने ऑलरेडी दी हुई है, यस, यहां से निकाल लो पहले, क्या निकालोगे, डेंसिटी 1.06, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या मानते हैं, 100 मास टोटल जो रहा होगा उसका, 100, इसका डेंसिटी में सॉल्यूशन का पूरा कितना रहा होगा, मास 100 रहा होगा, है ना। और वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम आप यहाँ पर ले जाइए, 1.6 को इसके नीचे लाइए, इसको कैलकुलेट कीजिए, 94 जो है वॉल्यूम आ जाएगा, और वॉल्यूम यहाँ पर पुट कीजिए और इसे कैलकुलेट कीजिए, यहाँ आपका क्या है, वॉल्यूम 1000 आएगा, है ना। इसे कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.14, 0.14, ठीक है। ये आपके पास कैलकुलेट हो, आई होप को आपकी बात भी समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, सॉल्युबिलिटी की, देखो सोल्यूबिलिटी कंसेप्ट में क्या कंडीशंस है, सो तो देखिए सोल्यूबिलिटी से अपन ऐसा करते हैं, सोल्यूबिलिटी को नेक्स्ट में स्टार्ट करें, सोल्यूबिलिटी को नेक्स्ट में स्टार्ट करेंगे, यहीं से हम नेक्स्ट में चलेंगे, और सोल्यूबिलिटी को लेते हुए हम सोल्यूबिलिटी कंसेप्ट को क्लियर करके हेनरीज लॉस को कवर करेंगे, राउट लॉ को
कवर करेंगे। यहाँ तक आपका बेसिक फंडामेंटल भी हो गया और आगे हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ तक के लिए। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग इस को रिवाइज करें, रिकॉल करें और जितने क्वेश्चन है उनको भी आप कंप्लीट करें। तो थैंक यू आप सभी का। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं सॉल्युबिलिटी के साथ। प्लीज आप सपोर्ट जरूर कीजिए ना, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा सा हमें भी एक मोटिवेशन चाहिए, तो मोटिवेशन जरूर दीजिए और हमारा मोटिवेशन होगा आपकी तरफ से। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए भाई ना, तो हम और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे। थैंक यू। फिर मिलते हैं नए वीडियो में सॉल्युबिलिटी कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।